एक लड़की थी बिल्कुल सीधी सादी। वह घर के सारे काम करती और फिर स्कूल जाती। माता पिता की वो बहुत ही समझदार बच्ची थी। बचपन से ही वो डांस बहुत अच्छा करती थी, इसलिए वो अपने स्कूल में डांस के प्रोग्राम में भी भाग लिया करती थी और अक्सर फर्स्ट भी आया करती थी। इनाम के तौर पे उसे कभी पैसे तो कभी कुछ दूसरे गिफ्ट भी मिलते थे। उसका नाम न्यूज़पेपर्स में भी निकलता रहता था, जिसकी वजह से वह बहुत बड़ी डांसर बनने का सपना देखने लगी थी। इसी तरह से अब वो स्कूल से कॉलेज में आ गई थी, मतलब बड़ी हो गई थी, तो उसके लिए कई लड़कों के रिश्ते भी आने लगे थे। लेकिन वो मना कर देती कि उसको अभी शादी नहीं करना है। फिर एक दिन उसके घर एक ऐसी महिला अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई जो एमएलए थी। उन्होंने उस लड़की की मम्मी से कहा, मेरा एक ही लड़का है और मेरे लड़के ने अपने लिए मुझे लड़की देखने को कहा है, तो मुझे आपकी बेटी से अच्छा जीवन साथी उसके लिए नहीं लगा कोई, क्योंकि मैं आपकी बेटी को रोज अपने बगल वाले घर के लड़की के साथ कॉलेज जाते देखती थी, तो उससे आपकी बेटी के बारे में पूछा था और जब उसने मुझे आपके बारे में बताया तो मैंने सोच लिया कि जैसी लड़की मैं अपने बेटे के लिए सोच रही थी, आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है। और संयोग तो देखिए, आपकी बेटी का नाम अर्पिता और मेरे बेटे का नाम अर्पित है। और मुझे भी डांस करने का बहुत शौक था, लेकिन अब तो समय ही नहीं मिलता। लेकिन बहन जी, कहाँ आप और कहाँ हम लोग, हम तो बहुत साधारण लोग हैं। ये आप क्या कह रही हैं? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमें सोचने का कुछ वक्त तो दीजिए, अर्पिता की मम्मी बोली। अरे बहन जी, हम भी एमएलए बनने से पहले आप जैसे ही लोग थे, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज मैं एमएलए हूँ, कल मेरी बहू बन जाएगी एमएलए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। आप लोग सोचिएगा और कल आइएगा जरूर हमारे घर अर्पित को देखने। और हाँ, आप अपना फ़ोन नंबर भी दे दीजिए मुझे, जिससे कि कभी कभी बात तो हो सके हमारी। आप भी देख लीजिए कि मेरा अर्पित आपकी अर्पिता के लायक है भी कि नहीं। और ये कहकर एमएलए साहिबा चले गई। अब अर्पिता के घर में सब लोग इसी के बारे में दिन भर बातें करते रहे, लेकिन अर्पिता निश्चय कर चुकी थी कि उसे अभी शादी नहीं करना है, बल्कि एक अच्छी डांसर बनना है। उसने फिर से अपने माँ पापा और छोटी बहन को बता दिया था कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, और सबने उसकी बात मान भी ली। लेकिन दूसरे ही दिन एमएलए बहन जी ने फ़ोन किया और कहा कि आप लोगों का रात का खाना आज हमारे साथ है, प्लीज़ आइएगा जरूर। तो अर्पिता के पापा ने कहा, यदि किसी ने इतने प्यार से बुलाया है तो चलो चले चलते हैं। शादी करना या ना करना तो हमारे हाथ में है, वो बाद में देख लेंगे। और सर्वसम्मति से अर्पिता के मम्मी पापा और बहन एमएलए के घर जाते हैं खाने पर, जहाँ पर वो अर्पित से भी मिलते हैं और उससे बहुत प्रभावित भी हो जाते हैं। फिर घर आने के बाद अर्पिता को बहुत समझाते हैं कि बेटा, इससे अच्छा रिश्ता हमें फिर नहीं मिलेगा, बहुत शान शौकत से रहोगी वहाँ पर। अर्पित भी बहुत ही अच्छा है, उसको बिल्कुल नहीं घमंड है अपने पैसों पर। उसके घर में तो 8 से 10 लोग तो सिर्फ काम करने के लिए ही लगे हुए हैं। और फिर तुम्हारी छोटी बहन भी है ना बेटा, जिसके शादी के बारे में भी हमें सोचना है। और फिर जब तुम अच्छे घर में जाओगी तो तुम्हारी बहन के भी अच्छे रिश्ते मिलेंगे। और रही बात तुम्हें डांस में अपना करियर बनाने की, तो अर्पित की मम्मी ने तो बोला ही है कि तुम्हें उसकी आज़ादी होगी और वो लोग नहीं रोकेंगे तुम्हें। अब और क्या चाहिए, सोच लो अच्छे से, फिर हमें उन लोगों को जवाब भी तो देना है। अर्पिता रात भर सोचती रही, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। बस माँ की बातें ही कानों में गूंज रही थी। सोचते सोचते सुबह हो गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं और सिर भी भारी भारी लग रहा था कि तभी माँ के फ़ोन की घंटी बजी। उठाया तो पता चला कि एमएलए बहन जी का फ़ोन था। उनसे कुछ देर अर्पिता की माँ ने बात की और फ़ोन कटने के बाद अर्पिता से बोली कि आज अर्पित की माँ अपने बेटे के साथ तुमसे मिलने आ रही, तैयार हो जाना। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि अर्पिता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में चली गई कि मम्मी को तो पैसे वाले लोग मिल गए मेरी शादी के लिए, तो और कुछ नहीं दिख रहा अब इनको।
और ये लोग भी पीछे ही पड़ गए हैं हमारे तो। आने दो इन लोगों को, आज मैं तो मना ही कर दूंगी। शाम को जब अर्पित और उसकी माँ आए तो वो चाहकर भी कुछ ना बोल सकी उनका प्यार और सम्मान देखकर। अर्पित भी इतना संस्कारी और व्यवहारिक लगा कि उसको मना करने की हिम्मत ही ना हुई अर्पिता की। इनफैक्ट अपने पति के रूप में वह उपयुक्त इंसान लगा अर्पिता को। फिर उनके जाने के बाद अर्पिता ने भी हाँ कर दिया शादी के लिए। 1 महीने बाद शादी भी हो गई क्योंकि लड़के वालों को बहुत जल्दी थी शादी की। अर्पिता ससुराल आ गई। उसे सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे। एक दिन एमएलए बहन जी ने अर्पिता से कहा कि बेटा अच्छे से तैयार होकर आ जाओ, कुछ लोग आए हैं तुमसे मिलने। तो अर्पिता तैयार होकर आ गई बैठक में। अर्पिता के आने के बाद एमएलए बहन जी ने उन लोगों से कहा कि ये मेरी बहू है और इसे नाचने का बहुत शौक है, और जोर जोर से हंसने लगी। तो दूसरे भी सब हंसने लगे। ये देखकर और सुनकर अर्पिता को बहुत हैरानी हुई क्योंकि इससे पहले उसने अपनी सास का ये रूप नहीं देखा था। तब तक उसकी सास ने उसे घुंघरू देते हुए कहा कि तुम्हें नाचने का बहुत शौक है ना, तो इन लोगों के सामने भी दिखाओ अपना हुनर, बहुत पैसे देंगे ये लोग तुम्हें। और वो खुद वहां से उठकर जाने लगी तो अर्पिता भी सास के साथ चल दी। लेकिन उसकी सास हाथ झिड़कते हुए बोली, देखो आज के बाद तुम्हें रोज यही करना है, इसके तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, ये हमारा बिजनेस है। ज्यादा ना नुकुर करने की कोशिश की तो तुम जान चुकी हो अब तक हमारा पावर, कहीं की नहीं रहोगी। अर्पिता को काटो तो खून नहीं, उसके पैरों से तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। वो अपने कमरे में भागकर आ गई और रोने लगी। पति का इंतजार करने लगी कि उनको सारी बात बता दूंगी जो मम्मी ने आज किया। लेकिन जब उसका पति घर आया तो वो बहुत पिए हुआ था। अब ये दूसरा झटका था अर्पिता के लिए। शादी के 1.5 महीने बाद पहली बार अर्पिता अपनी सास और पति का ये रूप देख रही थी। अब उसे धीरे धीरे सब समझ में आने लगा था कि उसकी सास ने उसे अपनी बहू क्यों बनाया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे कि तभी उसकी माँ का फोन आया हालचाल पूछने के लिए। तो वो सारी बात रोते रोते अपनी माँ को बताने लगी। तो फोन स्पीकर पर होने की वजह से पापा ने भी सारी बात उसकी सुन ली। पापा ने फोन माँ के हाथ से ले लिया और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी आकर बात करता हूँ उन लोगों से। और ये कहते कहते उनके हाथ से फोन गिर गया। पापा को हार्ट अटैक आया था। अर्पिता भागी मायके जाने के लिए तो सासू माँ ने बोला कि खबरदार अपने घर में कुछ बताया तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। अर्पिता को ड्राइवर मायके छोड़कर आ गया था, लेकिन उसके पापा नहीं बचे। शायद उनको सदमा लगा था अर्पिता की बात सुनकर। बहुत दुखद माहौल था घर का। और दूसरे सास की धमकी। अब ऐसे में अर्पिता की कुछ हिम्मत ना हुई अपनी माँ और बहन को बताने की। पापा के क्रियाक्रम के बाद उसने अपने ससुराल वापस जाने का फैसला किया। माँ ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुकी। अपने पापा को तो वो खो चुकी थी, माँ और बहन को नहीं खोना चाहती थी। रास्ते में बहुत कुछ सोचती आ रही थी। ससुराल आने के बाद उसने सास और पति से ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्होंने उसके साथ कुछ किया ही ना हो। अर्पिता दोनों से बहुत प्यार से मिली और सासू माँ के पांव भी छुए। तो सास ने बोला, कुछ दिन और रह लेती मायके में, तुम्हारी माँ को अच्छा लगता, बेचारी बहुत अकेली महसूस कर रही होंगी। तो अर्पिता ने कहा, माँ यहाँ आप भी तो मेरे बिना अकेली हो गई थी, इसलिए मैं चली आई। और ऐसा कहते हुए उसने अपनी सास को गले लगा लिया। और ऐसा कहते हुए वो अपनी सास के गले लग गई। तो सास ने बोला, ठीक है, कल से अपने काम पर लग जाओ बिना किसी बहस के, वरना मैं तुम्हारी माँ नहीं, समझ गई ना? जी, अर्पिता ने बोला और अपने कमरे में चली गई। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो लॉबी में टहलने लगी, ये सोचते हुए
कि कल क्या होगा, कैसे नाचूंगी इतने लोगों के सामने। तभी उसने देखा कि माली भैया उसकी तरफ आ रहे थे, तो वो रुक गई। माली भैया ने पूछा, क्या हुआ बहू जी, कुछ चाहिए क्या? अर्पिता ने ना में सर हिला दिया तो माली आगे बढ़ गया, लेकिन अर्पिता भी माली के साथ साथ चलने लगी और बोली, माली भैया आप यहाँ कब से हैं? तो माली बोला, मैडम मेरे तो दादाजी भी यहीं काम करते थे, उनके बाद पिताजी, और अब मैं कर रहा हूँ। मैं तो यही सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ हूँ, 50 साल के ऊपर हो गया इस घर में मुझे। ओह, अर्पिता बोली, भैया आप अच्छे आदमी हैं ये जानकर आपसे पूछने की हिम्मत कर रही, वरना इस घर में काम करने वालों से तो कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। आप मुझे मम्मी जी के बारे में कुछ बताएं भैया प्लीज। नहीं मैडम जी, मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता उनके बारे में। देखिए भैया मेरी हेल्प कीजिए, यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। अब मैं जीना नहीं चाहती क्योंकि मैं बहुत फंस चुकी हूँ। और फिर अर्पिता ने अपनी शादी की कहानी सुनाई और उसके बाद ससुराल आने के कुछ दिन बाद लोगों के सामने डांस करने के लिए उसकी सास ने जो कहा ये भी अभी बता ही रही थी कि सास के गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो माली भागा अपने कमरे की तरफ, ये कहते हुए कि मैडम मौका मिलने पर मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप कुछ करना मत अपने आप को। वैसे भी आपसे पहले बहुत लोग, ये कहते हुए वो चला गया। अर्पिता भी सास के पास जाकर बहुत प्यार से उनका हाल चाल पूछने लगी तो सास ने कहा कि तू मेरी बात नहीं मान रही तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ, अब कल से तैयार हो जाना टाइम से डांस करने के लिए। तो अर्पिता ने कहा, हाँ माँ मैंने कब मना किया, लेकिन मुझे बस 1-2 दिन का टाइम और दे दीजिए जिससे मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। ठीक है बस 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं, सास ने गुस्से में कहा और वहां से चली गई। अब अर्पिता सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब मेरी सासू माँ बाहर जाएंगी और माली भैया मुझे उनके बारे में बताएंगे। जैसे तैसे रात काटी उसने और सासू माँ के जाते ही माली को बुलाया जहाँ कोई उन दोनों को देख या सुन ना सके। माली ने आते ही कहा, मैडम जी यदि किसी ने सुन लिया तो मेरी और आपकी खैर नहीं, इसलिए इस बात को आप अपने तक ही रखना। फिर उसने बोलना शुरू किया, मालकिन से पहले भी साहब ने 2 शादियां की थी और दोनों की मौत अचानक से हो गई थी बिना किसी बीमारी के। हम लोग को बस इतना ही पता चलता था कि मालकिन अचानक से चल बसी। फिर साहब ने दूसरी शादी की, उनकी भी मौत एक दिन अचानक हो गई। फिर साहब ने तीसरी भी शादी की आपके सास से। साहब एमएलए थे, उनकी उम्र और बड़ी मालकिन की उम्र में बहुत फर्क था। लोग तभी आवाज में कहते थे कि साहब ने एक नाचने वाले से शादी की है, और कभी कभी तो मैंने भी मैडम को बहुत से लोगों के सामने इस घर में नाचते देखा है। शायद साहब को भी पता चल गया था कि उनके ना रहने पर ये अपना पुराना काम करती हैं, तो दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा था और एक दिन पता चला कि साहब की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि उनको शक है कि साहब को खाने में मैडम ने जहर दिलवा दिया था, क्योंकि साहब उनका विरोध करते थे जब वो लोगों की महफिल घर में लगाती थी। तो उसके बाद लोगों ने सहानुभूति में साहब की जगह पर मैडम को एमएलए बना दिया था। मैंने तो कभी कभी देखा था, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार देखा था। वो अक्सर हम लोगों से बोलते थे कि मुझे लगता है कोई मालकिन को ये सब करने के लिए ब्लैकमेल करता था, जिसके कारण मालकिन मजबूर थी महफिल में नाचने के लिए, और मालिक को भी मरवाने में उसी व्यक्ति का हाथ रहा होगा, शायद ऐसा पिताजी बताते थे। लेकिन अब आपसे भी वही काम करवाना चाह रही तो हो सकता है उस इंसान का दबाव अभी भी उनके ऊपर हो। अच्छा मैडम, अब मैं चलता हूँ, गरीब आदमी हूँ, इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, वरना मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे मैडम। अरे नहीं, आप चिंता ना करें भैया, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, थैंक यू। अब आप जाएं, कुछ नहीं होगा। और उसने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया और फिर सासू माँ का इंतजार करने लगी और उनके आने पर फिर उसी प्यार से उनसे मिली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उसकी सासू माँ वॉशरूम फ्रेश होने के लिए गई तो उसने उनका फोन रिकॉर्डर ऑन कर दिया और उनके वापस आने के बाद भी उनके पास ही बैठकर बातें करती रही।
फिर जब अर्पित नशे में धुत होकर घर लौटा तो वो उसको संभालने चली गई। अब उसका रोज का काम था अपने पति से बहुत अच्छा व्यवहार करना और ये कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम नौकरों को ना देकर खुद ही करना। ज़्यादा टाइम अर्पिता के साथ साथ रहने की वजह से अर्पित को अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने को नहीं मिलता, तो उसने पीना भी कम कर दिया और अर्पिता उसका इतना ख्याल रखती कि वो अब अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए उसको ही खोजता रहता। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ ही बिताना चाहता था और फिर कभी वो अकेले बाहर जाता भी तो पीना अवॉइड करता था, लेकिन दोस्तों की जिद पर कभी पी भी लेता तो उसे डर लगता कि अब अर्पिता उससे झगड़ा करेगी, क्योंकि अब उसको अर्पिता के गुस्सा होने का डर लगता, क्योंकि उसकी इतनी आदत जो पड़ गई थी। लेकिन घर आने पर वो बस इतना ही बोलती थी कि अभी भी मेरे प्यार में कुछ कमी है जो आप आज भी पी कर आए हो। कोई बात नहीं, मैं अपने में जो कमी है उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। तो अर्पित का सर अपने प्रति शर्म और घृणा से झुक जाता और फिर अपने आप से सोचता कि अर्पिता मेरा इतना ख्याल रखती है तो क्या मैं उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा बदल नहीं सकता। इधर एमएलए साहिबा रोज जिद करती महफिल के लिए अर्पिता से और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कल पर टाल देती और इस इंतजार में रहती कि कब उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन पाए। आखिर एक दिन उसको बहुत अच्छा मौका मिल गया। जल्दी जल्दी में एमएलए साहिबा अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ गई और जब तक उनको याद आया और उन्होंने ड्राइवर को भेजा तब तक काफ़ी टाइम मिल गया था अर्पिता को रिकॉर्डिंग सुनने के लिए। बहुत से लोगों का कॉल रिकॉर्ड हुआ था उसमें, लेकिन एक ऐसी कॉल रिकॉर्ड हुई जिसको सुनकर अर्पिता को समझ में आ गया था कि अब उसे क्या करना है जिससे सब ठीक हो जाए। उसने अपने पति अर्पित के सामने रिकॉर्डिंग ऑन की, जिसमें एक लेडी बोल रही थी कि तुम आजकल मेरा कहना अच्छी तरह से नहीं मान रही, अब लगता है मुझे तुम्हारे बारे में सब जगह असलियत बतानी ही पड़ेगी। जब लोगों को पता चलेगा ना कि तू एक नाचने वाले से एमएलए की बीबी कैसे बन गई तो सोच ले तेरी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ेगी। और जैसे एमएलए को खत्म करवाया ना वैसे अब तेरे बेटे को भी ऊपर पहुंचवा दूंगी, तभी तेरा दिमाग ठंडा होगा और तभी तू हमारे लोगों को खुश करेगी और महफिल में नाचने को कहेगी उस लड़की को। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ उस लड़की को अपने विश्वास में लेने की और अब वो शुरू भी करने वाली है बहुत जल्द। आप ऐसा कुछ मत करना कि मेरी इमेज खराब हो। मुझे उस समाज की जिल्लत अब फिर से नहीं झेलना है। मुझे इस समाज में बहुत इज्जत मिली है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज़ प्लीज़ मुझे 1-2 दिन का टाइम और दे दो, मैं ज़रूर उसको तैयार कर लूँगी, प्लीज़। और फ़ोन कट जाता है। अब सब समझ में आ गया था अर्पिता और उसके पति को। दोनों आपस में फैसला करने के बाद वहाँ के पुलिस थाने जाते हैं और रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। फिर उनको पूरे विश्वास में लेकर कहते हैं कि कहीं भी मेरी सास का नाम नहीं आना चाहिए और उस क्रिमिनल औरत को सजा भी मिल जानी चाहिए। पुलिस उस औरत को गिरफ्तार कर लेती है और एमएलए के मर्डर के इल्जाम में उसको आजीवन कारावास की सजा दिलाती है। और इधर अर्पिता सारी बात अपनी सास को बताती है और उनसे कहती है कि माँ, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं और पहले भी आपको बदनामी के डर से उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। इसी डर का फ़ायदा उठाकर ऐसे लोग जिंदगी भर आप जैसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपने कहानी यहाँ तक सुन लिया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़ और लाइक भी कर दें। अब आगे चलते हैं। माँ, आप एमएलए होकर भी अपनी इमेज खराब होने के डर से उसकी गलत मांग मानने को तैयार हो गई, तो सोचिए मजबूर लोगों का ऐसे लोग कितना फायदा उठाते होंगे। हमें इमेज खराब होने के डर से इनके चंगुल में और नहीं फंसना चाहिए माँ। हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल सही कह रही, तूने मुझे बहुत बड़े दलदल से निकाल लिया बेटा। और एमएलए साहिबा ने अपनी छलकती आंखों के साथ अपनी प्यारी बहू और बेटे को गले से लगा लिया। नमस्कार।